बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने जो है ना नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करना है। यह है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स हैं, इनकी जो बॉडी है, इनकी मेन बॉडी के साथ लेग्स जॉइंटेड फॉर्म में जोड़ की तरह जुड़े हुए होते हैं। यानी अगर हम आर्थ्रो की मीनिंग भी अगर हम देखें आर्थ्रोपोडा के, तो ये दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। एक को हम आर्थ्रोज का नाम देते हैं, इसका मतलब है जॉइंटेड, और दूसरा जो है ना पोड्स, इसका मतलब है फीट। मतलब जोड़ की तरह जुड़े हुए पाँव इनकी मेन बॉडी के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर भी अगर हम देखें, मेन बॉडी के साथ हमारे हाथ और पाँव जुड़े हुए हैं, और इन हाथ और पाँव के दरमियान जॉइंट्स मौजूद हैं जो कि घुटने के ऊपर मौजूद हैं, टखनों की सूरत में मौजूद हैं। इस तरह से जो है ना इनकी बॉडी भी जॉइंटेड फॉर्म में जुड़ी हुई होती है। और इन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को, जो कि इनके लेग्स की सूरत में कंसीडर किए जाते हैं, इनको अपेंडेजेस का भी नाम देते हैं, अपेंडेजेस भी कहलाए जाते हैं। तमाम फाइलम जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं और आगे डिस्कस करेंगे, तमाम में से सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जो है ना फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं। इसमें आमतौर पर पाए जाने वाले इंसेक्ट्स, जिसमें कॉकरोचेस, ग्रासहोपर, बटरफ्लाइज और मॉस्किटोज़ वगैरह शामिल हैं, ये आमतौर पर पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि हमारे सराउंडिंग्स में जो है ना मौजूद होते हैं। ये जो हम जॉइंटेड बात डिस्कस कर रहे थे, अगर हम एक कॉमन इंसेक्ट को देखें तो उसकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। आगे यही पॉइंट भी आएगा इसी टॉपिक में कि एक तो इनकी बॉडी के अंदर हेड वाला रीजन पाया जाता है, दूसरा थोरेक्स रीजन कहलाया जाता है, और जो तीसरा रीजन है इसको हम एब्डोमेन का नाम देते हैं। यानी इनकी बॉडी, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो आर्थ्रोपोड्स से बिलोंग करते हैं, उनकी बॉडी इन 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। और इन तीनों पार्ट्स के साथ जो है ना, इनमें से ख़ास तौर पर अगर हम थोरिक्स की बात करें तो इंसेक्ट्स की खूबी ये होती है कि इनके थोरिक्स वाले रीजन से 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस अराइज होती हैं। 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस अराइज होती हैं, जो कि इनके लेग्स भी कंसीडर की जाती हैं। और इसके अलावा एंटीरियर साइड पर ये जो हेड वाला रीजन है, यहाँ पर एंटीना इनके पाए जाते हैं, और एंटीना एक तरह से सेंसरी स्ट्रक्चर्स का काम करते हैं। अब अगर आप देखें इन अपेंडेजेस को, तो यहाँ आपको छोटे छोटे जॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, इसी वजह से इनको जॉइंट अपेंडेजेस का भी नाम देते हैं। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी देखे गए हैं कि उनके थोरिक्स वाले रीजन पर इन अपेंडेजेस के अलावा विंग्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि आप बटरफ्लाई वगैरह के केस में, मॉस्किटोज़ की केस में, या फिर जो है ना आप एक कॉमन फ्लाई जो आमतौर पर हमारे घरों के अंदर पाई जाती हैं, इसको ऑब्ज़र्व करें तो वहाँ पर इन 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस के अलावा जो है ना, वहाँ पर उनके विंग्स भी साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। अच्छा, अभी हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि सेगमेंटेड बॉडी होती है। इस पूरे सेगमेंट्स के बाहर से जो है ना, एक तो क्यूटिकल ने कवर की हुई होती है, और आगे हम डिस्कस करेंगे इनके स्केलेटन को काइटिन भी बनाती है। क्यूटिकल एक्चुअली ये वो स्ट्रक्चर होती है जो कि उस पॉइंट पर जहाँ पर अपेंडेजेस ने बॉडी के साथ जुड़ना होता है, वहाँ थिन और फ्लेक्सिबल होती है, और किसी हद तक ये अपेंडेजेस को मेन बॉडी के साथ अटैच रहने में हेल्प करती है। आगे फिर वही पॉइंट जॉइंटेड अपेंडेजेस वाला। तीसरा जो पॉइंट आगे डिस्कस किया हुआ है, रिलेशनशिप विद एनिलिड्स हैं। पिछला जो फाइलम हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने कहा था उनकी बॉडी भी सेगमेंट्स की सूरत में डिवाइडेड है, और अभी हमने जो है ना इंसेक्ट्स की बॉडी देखी है, वो भी 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड थी, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो उनके एनिलिड की भी सेगमेंटेड बॉडी है, इनकी भी। उनके पास भी अपेंडेजेस हमने कल पढ़ा था, सीटा और चीटा की सूरत वगैरह की सूरत में मौजूद होते हैं। इनके पास भी अपेंडेजेस जो है ना मौजूद होते हैं। वहाँ पर भी उनकी बॉडी की आउटर कवरिंग में क्यूटिकल मौजूद होती है, और यहाँ पर भी इनकी बॉडी की आउटर कवरिंग में क्यूटिकल मौजूद होती है। इन 3 चीज़ों के फाइलम एनिलिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा में सिमिलर होने की वजह से बायोलॉजिस्ट इस बात पर बिलीव करते हैं कि दोनों को किसी कॉमन एंसेस्टर ने प्रोड्यूस किया है, दोनों का कोई कॉमन ओरिजिन है। उसके अलावा क्यूटिकल की अगर हम बात करें तो आती कहाँ से है, तो इनकी जो बॉडी की आउटर वॉल है, जिसको हम एपिडर्मिस का नाम देते हैं, उन्हीं के अंदर सेल्स होते हैं जो ग्लैंडुलर इन नेचर होते हैं, और ये क्या करते हैं, क्यूटिकल को बॉडी के बाहर सेक्रीट करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, इनकी सिलोम यानी कैविटी की बात कर रहे हैं। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। सिमेट्री के लिहाज से भी इनकी भी बायोलेटरल सिमेट्री है, यानी सिर्फ एक एक्सेस आपको मिलेगा जहाँ से आप इनको काटे तो मिरर इमेजेस बनाएंगे। सिलोम हमने जो है ना, इनकी सिलोम को हीमोसील का नाम देते हैं। ये हमने जब ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें हमने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि हीमोसील क्यों कहा जाता है। मैं एक लाइन में दोबारा बता देता हूँ, बाकी आप वहाँ दोबारा पढ़ लीजिएगा
हीमोसील इसलिए कहते हैं कि हमने कहा था बॉडी के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप होने के बाद जो केविटी इनसाइड होती है वो छोटी छोटी जगहों में बाकी रह जाती है। इसी वजह से जो है ना इनकी केविटी को हीमोसील का नाम देते हैं, और उसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उसको हम हीमोलिम्फ का नाम देते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे ख़त्म होता है। दरमियान में इनके स्टमक, इंटेस्टाइन और दूसरी स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये ट्यूब्यूल्स की सूरत में पाया जाता है। इनको हम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। 2 पेयर की सूरत में, ये जो आपको एक पेयर रेड ऊपर ट्यूब का नज़र आ रहा है और दूसरा ये वाला जो नीचे नज़र आ रहा है, ये 2 पेयर्स की सूरत में मालपीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन का काम करती हैं, जो कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अब काम कैसे करती हैं? ये इनसाइड हीमोसील में से वेस्ट को निकाल के डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देती हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम के वेस्ट के थ्रू जो है ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर निकल जाते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम के लिहाज से देखें तो इनका जैसे हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स की बॉडी 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरेस और एब्डोमेन। तो तीनों रीजन के अंदर पेयर ऑफ गैंग्लिया मौजूद होते हैं। गैंग्लिया क्या है? पहले भी बताया था, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और तीनों के जो गैंग्लिया हैं वो ये लंबी डबल यानी लॉन्ग डबल नर्व कार्ड, जो कि पोजीशन के लिहाज से बॉडी की वेंट्रल सरफेसेस के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ये मौजूद होती हैं, जो कि इम्पल्सेस को रिसीव करने में और उसको ब्रेन यानी गैंग्लिया के पास भेजने में अपना काम करती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास अलहदा होता है, और ये ट्यूब्यूल्स जो कि पेयर की सूरत में होती हैं अलॉन्ग द 2 साइड्स ऑफ द बॉडी, इस तरफ भी और इस तरफ भी कॉन्टीन्यूसली रिपीट होती हैं। ओवरऑल तमाम ट्यूब्यूल्स को कलेक्टिवली ट्रेकिया का नाम देते हैं या ट्रेकियल सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन ये ट्यूब्यूल जिस पॉइंट पर बॉडी वॉल के साथ जुड़ी हुई होती हैं, पोर्स के थ्रू, आपको छोटे छोटे पोर नज़र आ रहे होंगे, पोर के थ्रू ओपनिंग होती हैं। ये जो पोर्स की सूरत में ओपनिंग है इनको हम स्पैरिकल्स का नाम देते हैं। तो ट्रेकियल सिस्टम और ये स्पैरिकल्स यानी पोर वाला सिस्टम क्या करता है? इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाता है। ऑक्सीजन जो है ना यहाँ से मूव करते हुए अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप चैप्टर 14 में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पर भी पढ़ा था कोई पिगमेंट नहीं होता इनके ब्लड के अंदर, इसी वजह से इनका कलरलेस ब्लड होता है। स्केलेटन की अगर हम बात करें तो इनके अंदर एक्सोस्केलेटन, एक्सो कहते हैं आउटसाइड और स्केलेटन कहते हैं ढांचे को, यानी इनका ढांचा बाहर की तरफ है, मसल्स अंदर की तरफ होते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें ना तो ह्यूमंस के अंदर मसल्स बाहर होते हैं और ढांचा यानी हमारे बोन्स अंदर की तरफ होती हैं। हमारे केस में स्केलेटन को एंडोस्केलेटन कहा जाता है, इनके केस में स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। इनकी हड्डियां तो नहीं होती, लेकिन मतलब आप कह सकते हैं काइटिन की बनी हुई इनकी बोन्स की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, बोन्स नहीं होती है, याद रखना है, वो बाहर होती हैं और इनके मसल्स अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। तो यह एक्सोस्केलेटन इनका काइटिन से मिलकर बना हुआ होता है, और यही काइटिन जो है ना इनसाइड मसल्स की अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। मूवमेंट के लिहाज से देखा गया है ये एक्टिव या स्विफ्ट तेज़ किस्म के मूवमेंट करने वाले हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्विम करते हैं पानी के अंदर, कुछ क्रॉल करते हैं, रेंगते हुए चलते हैं, कुछ फ्लाई कर सकते हैं, उड़ते हैं, जैसे मच्छर मक्खी और बटरफ्लाई वगैरह हमने डिस्कस की, और कुछ जो है ना अपेंडिजेस की मदद से भागते हुए चलते हैं, कुछ के पास विंग्स होते हैं जिसकी मदद से वो फ्लाई भी कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके पास सेपरेट सेक्सेस होते हैं। एक इंडिविजुअल में की तरफ से स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, एक की तरफ एग्स जाइगोट बनेगा, बट ये जाइगोट डेवलप होकर डायरेक्टली एडल्ट नहीं बनाता, बल्कि जो है ना पहले लार्वा बनता है, लार्वा प्यूपा की सूरत में कन्वर्ट होता है जो कि मोशनलेस होता है, मूव नहीं कर सकता, और फिर फाइनली जो है ना वो एडल्ट की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह की जो स्टेजेस हैं जिसके दौरान एक एनिमल का जाइगोट कई सारी चेंजिंग से गुजर के एडल्ट की सूरत में कन्वर्ट होता है, इस फिनोमिना को हम मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। यानी मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या बनावट या शक्ल। यानी डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान ये कई सारी चेंजिंग से गुजर के एडल्ट की सूरत में कन्वर्ट होते हैं, इसी वजह से इसको मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। ये मेटामॉर्फोसिस दो तरह की हो सकती है, या तो कंप्लीट का मतलब यहाँ लेना है वाजे, यानी वाजे तौर पर आप देखेंगे कि इनका जाइगोट, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे अपनी मॉर्फ के लिहाज से। अगर सारे मुख्तलिफ हों तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहलाया जाएगा। लेकिन अगर इनका लार्वा जो है ना, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लार्वा को हम निम्फ या इंस्टार का नाम देते हैं, और इसकी एग्जांपल कॉकरोच है।
कॉकरोच, अगर आप छोटे कॉकरोच को देखें जो छोटा सा नया पैदा होता है, वो अपनी मॉर्फ, साख्त और शक्ल के लिहाज से सिमिलर होता है एडल्ट के, लेकिन फ़र्क क्या होता है, वो साइज़ में छोटा होता है और जो फाइनल उनकी एडल्ट फॉर्म है उसमें साइज़ बड़ा होता है। तो मतलब अगर किसी इंसेक्ट्स की पैदा होने के बाद लार्वा और प्यूपा एग्जैक्टली एडल्ट के सिमिलर हो, बस फ़र्क उनका साइज़ में हो, तो हम उसको निम्फ या इंस्टार का नाम देते हैं। और इसी वजह इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ, यानी इनका जो लार्वा बनेगा उस लार्वे को हम निम्फ और इंस्टार नाम देंगे। क्यों देंगे नाम? क्योंकि वो एडल्ट की तरह का ही नज़र आएगा हर तरह से, सिर्फ साइज़ उसका छोटा होगा। इसी वजह से हम इसको निम्फ और इंस्टार का नाम देंगे और इसी वजह से इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं।